अब फूड वेब क्या होता है? फूड वेब क्या होता है बेटा? द इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स और द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब. द नेटवर्क ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब. इसमें देखो बहुत सारे फूड चेन्स इन्वॉल्व है. मतलब ये कॉर्न भी एक है, इसको ग्रास होपर खा रहा है. ग्रास होपर को रैट भी खा सकता है, फ्रॉग भी खा सकता है, इसको स्नेक भी खा सकता है, डायरेक्टली ईगल भी खा सकता है. ठीक है, तो गाइस इंटरकनेक्टेड फूड चेन इज कॉल्ड एज फूड वेब. A graph that shows all trophic levels, interaction between the various species in an ecosystem. Basically, अगर इसको easy terms में लिखना है तो you would say, what's the food web? It is guys a network or network of a food chain, many food chain. It's a network of many food chain which tells us कि a particular organism is not dependent on another, only one organism, but it can have various options for fulfilling his or her diet. ठीक है बेटा, समझ आ रही? अब मान लो मैं अगर बस एक ही टाइप का प्लांट खा पाऊंगा तो अगर वो प्लांट एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं तो मर जाऊंगा. आई वुड अंडरस्टैंड. तो लाइकवाइज जो ईगल है हमारी बहुत सारी चीजें खाती है. ईगल सिर्फ चूहे नहीं खाती या स्नेक नहीं खाती. ईगल कैन ईट चूहा, ईगल कैन ईट स्नेक. क्यों? तो इसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं. अगर मान लो ईगल बस चूहे खाती है तो चूहे खत्म हो गए तो ईगल खत्म हो जाएगी. तो वी डोंट वांट दैट टू हैपन. तो फूड वेब, इसमें हमने देखा था लास्ट क्लास में जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि जो फूड वेब होती है हमारी ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू फूड चेन से. ठीक है, तो वेरी गुड. मूविंग फॉरवर्ड, अब एनर्जी फ्लो की गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी कैसे फ्लो करता है. इसमें गाइस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है हमारे मिस्टर सन. मिस्टर सन हमारे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. मतलब अगर सन को हटा दो ना तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सन से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके बनाते हैं. ये फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है प्लांट को, या तो हम प्लांट खा लेते हैं डायरेक्टली या तो उन ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जो प्लांट को खाते हैं. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स. अगर सन नहीं रहेगा तो वी कांट सर्वाइव. सन नहीं रहेगा तो प्लांट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे तो हर्बीवोर नहीं होंगे, हर्बीवोर नहीं होंगे तो कार्निवोर नहीं होंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स. देन या मैंने जब बताया था फोटोसिंथेसिस करती है प्लांट और इसको आगे के ट्रॉफिक लेवल्स में पास करती है. सन से जो लाइट आती है वो फोटोसिंथेसिस होती है और उसको आगे ट्रॉफिक लेवल्स में पास करती है. यस गाइस, और एक और चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल. मतलब एनर्जी हमेशा प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर से जाएगी, प्राइमरी से सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी से टर्शियरी. ऐसा नहीं होगा कि यहां से कि स्नेक ईगल को खा ले या रैबिट को, रैबिट स्नेक को खा ले या प्लांट रैबिट को खा ले. ऐसा नहीं होगा. ऑलवेज एनर्जी फ्लोज इन वन डायरेक्शनल, है ना, इन वन डायरेक्शन. मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ही जाती है. प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर तक जाएगी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर तक जाएगी. ऐसा नहीं होगा कि टर्शियरी से सेकेंडरी पे आ जाए. कूल. तो दिस इज कॉल्ड एज एनर्जी फ्लो इज यूनी डायरेक्शनल. मतलब एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है. अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, एक रूल होता है जिसको आपने पढ़ा भी होगा सर, 10% लॉ है. कहां रखें इसको? यहां पर रखते हैं. 10% लॉ. 10% लॉ. बड़े 10% लॉ क्या कहता है? जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो बस 10% पास होती है. मतलब ये 10,000 किलो कैलोरीज अगर प्रोड्यूसर के पास है, इसका बस 10% आगे पास होगा. इसका मतलब इसका 10% कितना हो गया? 1000. अब ये रैबिट को अगर स्नेक खाएगा तो इसका बस 10% स्नेक के पास जाएगा, दैट इज 100. ईगल जब स्नेक को खाएगी तो इसके पास ओनली 10 जाएगा. तो मतलब ये है कि ईगल को बहुत सारे स्नेक्स खाने पड़ेंगे ताकि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके, और स्नेक को बहुत सारे रैबिट खाने पड़ेंगे, और रैबिट को बहुत सारे प्लांट खाने पड़ेंगे. आर यू अंडरस्टैंड गाइस? ठीक है, तो एक सक्सेसिव लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है तो बस 10% एनर्जी जाती है. अब कहोगे सर क्यों 10% क्यों जाती है? बाकी 90% एनर्जी कहां चली जाती है? बताओ कहां जाती है? तो गाइस जो बाकी 90% एनर्जी होती है ना, वो बाकी जगह यूज होती है. फॉर एग्जांपल देखो, मैंने बहुत सारा खाना खाया, ठीक है, मैं सारा खाना तो मैंने मसल नहीं बनाई उसकी, मैंने क्या करा, बहुत सारी बातें करी तो मेरी आधा खाना तो यही पच गया. ठीक है, फिर मैंने एक्सरसाइज करी, उसमें आधा खाना चला गया, मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूं, उसमें आधा खाना चला गया. तो अगर कोई आदमी आके मुझे खाता है तो उसको बस जितना ही मैंने खाना खाया होगा अपनी लाइफ में, उसका बस 10% उसको हो जाएगा. समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि उसका थोड़ा मैंने अपनी रेस्पिरेशन में यूज कर लिया, थोड़ा सा मैंने अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में यूज कर लिया. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? थोड़ा रिप्रोडक्शन में यूज हो जाता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो एनर्जी गेट्स लॉस्ट. ये हमारा रैबिट है, मिस्टर रैबिट है. ठीक है, मिस्टर रैबिट ने अपना
एनर्जी यूज करी होगी, मिस्टर रैबिट उधर उछलते फूदकते रहते हैं इधर उधर, है ना, तो उसमें एनर्जी चली गई होगी आधी। फिर मिस्टर रैबिट ने रिप्रोडक्शन करा होगा, उसमें आधी एनर्जी चली गई। देन मिस्टर रैबिट ने और क्या करा, मिस्टर रैबिट पहले छोटे से होंगे फिर अब बड़े हो गए, तो उसमें थोड़ी एनर्जी चली गई। तो आर एबल टू अंडरस्टैंड, तो 90% ऑफ एनर्जी ऐसे ही लूज हो जाती है और बस 10% एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती है। कूल गाइस, तो देखो हीट लॉस होता है, मेन नियम कहते हैं कि हीट लॉस हो गया, ठीक है। और क्या चीज होती है गाइस, जनरली हीट एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन और रिपेयर, है ना, तो इन सब चीजों में हो जाती है। तो देखो क्या है, ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज पास, द रेस्ट इज लॉस्ट ड्यू टू हीट। अब गाइस इसमें एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई कांट देयर बी मेनी ट्रॉफिक लेवल्स, व्हाई कांट देयर बी मेनी ट्रॉफिक लेवल्स, बताओ। क्योंकि ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद, अब 10 के बाद आगे जाओगे तो एक किलो जूल एनर्जी होगी, और एक के भी ऊपर जाओगे तो 0.1, तो 0.1 एनर्जी में तो कोई सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा ना। अगर किसी को आपस 0.1 एनर्जी दे रहे हो तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, 10 में भी बहुत कम ही है। सो दैट इज वाई ओनली 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट, उससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस तक जाते जाते एनर्जी बचती ही नहीं है, देयर इज नो एनर्जी लेफ्ट फॉर हैविंग मेनी ट्रॉफिक लेवल्स। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, तो यू शुड से क्वेश्चन विल कम कि इट इज सेड लाइक many trophic trophic levels cannot exist more than 4 or 5. More than 4 or 5 trophic levels cannot exist. Why? Because of 10% law. At every trophic level, only 10% of energy is passed from one trophic level to other. Hence, by the time we reach the third or the fourth trophic level, the energy, very less energy is left, and hence we cannot have more than 4 or 5 trophic levels. Guys, I hope you are understanding. ठीक, गिव मी अ हाई फाइव। समझ आ रही है, मजा आ रहा है? हाँ जी बेटा। देखो द थिंग इज कि इसको बस इंपॉर्टेंट की टर्म्स बता रहा हूं मैं, इसको बस आपको एग्जाम में लिखना है एग्जांपल्स के साथ, बस खत्म, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी गुड। चलो आगे करते, खत्म करते इसको। बायोमैग्निफिकेशन गाइस एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अब ये क्या होता है बेटा, इसमें होता है सक्सेसिव इंक्रीज in concentration of non-biodegradable increase in concentration of non-biodegradable toxic chemicals at successive trophic levels is called as बायोमैग्निफिकेशन। अब कहोगे सर मतलब क्या हुआ? बेटा मतलब यह है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो ना, तो क्या होता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, मतलब ये डिग्रेड तो हो नहीं रहे, तो ये कहते हैं एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे जाते हैं तो अक्यूमुलेट होते जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सर कैसे समझाओ, एक और बार मैं बताता हूं। देखो मान लो ये छोटी छोटी मक्खी है, दीज आर छोटी छोटी इंसेक्ट्स, ठीक है। इन इंसेक्ट्स को छोटी छोटी फिशेस ने खाया, फिर इनको एक बड़ी फिश ने खा लिया, फिर आया मैं, फिर मैंने इस बड़ी फिश को खा लिया। तो गाइस सी, अब क्या हुआ, इनमें थोड़ा थोड़ा था जो टॉक्सिक केमिकल था, अब इन फिशेस में थोड़ा ज्यादा हो गया ये टॉक्सिक केमिकल। अब ये तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये डिस्ट्रॉय हो नहीं रही है। फिर जैसे इस फिश पे आया, इसमें थोड़ा ज्यादा हो गया, और जैसे ही मैंने इस फिश को खाया, मेरे में बहुत ज्यादा हो गया। तो सबसे ज्यादा अफेक्ट कौन होगा इससे, इस टॉक्सिक केमिकल से? ऑब्वियसली जो टॉप ऑफ द फूड चेन होगा, जो सबसे टॉप पे होगा फूड चेन के, वो बायोमैग्निफिकेशन से सबसे ज्यादा इफेक्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था, हमने करा था कि विच वन ऑफ दीज विल बी अफेक्टेड मोस्ट बिकॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन? ग्रास होपर, फ्रॉग, स्नेक और ईगल। आंसर क्या था? ऑब्वियसली जो टॉप ऑफ द फूड चेन होगा दैट इज ईगल। समझ आया गाइस? तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है, इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन।
Accumulative increase in the concentration of a persistent substance as it moves up the food chain. देखो ये रट्टू वाला है और जो मैंने आपको बताया वो अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन है ना. तो ये देखो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है. प्रोड्यूसर में आया जू प्लैंक्टन में देखो बढ़ता जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी इन वेरियस ट्रॉफिक. तो भाई इसमें आप एग्जांपल कैसे लिखोगे, जैसे मैंने आपको बताया कि यहां पे लिख दो, यहां पे बना दो इसको, है ना, यहां पे लिख दो ग्रास होपर, फिर लिख दो फ्रॉग, फिर लिख दो ईगल, और लिख दो कि डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम, मॉडरेट, और यहां पे लिख दो मैक्सिमम. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी इज मैक्सिमम. देखो ये जैसे आपको बताना है अपने टीचर को कि हाँ मेरे को आता है, मुझे पता है बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है.